हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हम लेके आए हैं अपने अकाउंटेंसी क्लास 12 की बुक की सेकंड जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 जो कि अकाउंटिंग रेशियो। तो इसकी हम थ्योरी भी करेंगे और मेरे पास एक बहुत अच्छा एक फार्मूला चार्ट है जो कि मैंने एक जगह से मतलब लेके आया हूँ मैं आपके लिए स्पेशल। तो उसके थ्रू हम सारे फार्मूला रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और जो जैसे उसको काउंट करते हैं परसेंटेज टाइम्स या जो भी है वो सब क्लियर हो जाएगा आज की इस वन शॉट वीडियो में। थोड़ी लंबी हो सकती है हमारे यूजुअल वीडियोस से, बट सारे टॉपिक इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे, आपको एग्जाम से पहले वाले रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियो से। तो सबसे पहले इसके अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब हम पढ़ ही चुके हैं, जो हम हिसाब किताब करते हैं, और रेशियोज यानी कि उन हिसाब किताब के कुछ फिगर्स हो गए उसका इस्तेमाल करके रेशियो बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी। सबसे पहले तो इसके अंदर थ्योरी में कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एनालिसिस, ये हम प्रीवियस वन शॉट में कवर कर चुके हैं, तो सारी चीज़ उसके अंदर सेम है। इन्होंने जैसे यहाँ पे बता रखा है कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो एनालिसिस। तो जो टेक्निक्स है कॉमन टेक्निक्स उसमें से एक अकाउंटिंग रेशियोज भी होता है। ठीक है, उसके अंदर मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज पे आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अब अकाउंटिंग रेशियोज होता क्या है, तो जो डेफिनेशन दी गई है बुक के अंदर वो दिया रखा है, अ रेशियो इज अ मैथमेटिकल नंबर एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर नंबर्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में जो भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताया जाता है उसको हम एक रेशियो का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब वही रेशियो अगर हम अपने अकाउंटिंग के अंदर यूज़ करेंगे अलग अलग हेड के नाम से, मतलब जैसे करंट रेशियो हो गया, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, तो उन सबको हम मिलाकर कहेंगे अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियोज वही है व्हेन दीज नंबर आर डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स याद करो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सब होते हैं। द रिजल्ट इज एन अकाउंटिंग रेशियो, तो वही मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप हम बताते हैं अगर वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव करें उसको हम कह देंगे अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, अभी कैसे एक्सप्रेस हो सकती है, फ्रैक्शंस में, प्रोपोर्शंस में, जैसे 2:1 हो गया, या फिर परसेंटेज, जैसे कि परसेंटेज जो एंड में परसेंटेज लगा है ना इस टाइप का, और नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि डैश कुछ नंबर होगा उसके बाद टाइम्स कितने टाइम्स हो गया। ठीक है, फिर डिपेंडेंस, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है, द एफिकेसी ऑफ अ रेशियो डिपेंड्स on the accuracy of the underlying financial data. एरर इन दी स्टेटमेंट्स लीड टू एरनियस रेशियोज। ठीक है, तो जो भी ये रेशियोज होते हैं सारे एक्यूरेसी ऑफ द डाटा, यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने ज़्यादा एक्यूरेट है, क्या वो सही चीज़ें बता भी रहेगी नहीं। अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई घपला है, जैसे कि टैक्स चोरी कर लिया किसी ने, हमारे अकाउंटेंट ने प्रॉफिट कम दिखा दिया, या फिर कोई एसेट कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिखा दी, कोई मिस्टेक होगी, तो वो जो एरर है ना वो इस अकाउंटिंग रेशियोज में भी दिखाएगा, रिजल्ट करेगा। यानी कि अकाउंटिंग रेशियोज का सही होना हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सही होने पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लो। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जानते हैं। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ द बिजनेस रिक्वायरिंग मोर अटेंशन, यानी कि बिजनेस के उन एरिया पे आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल करंट रेशियो होती है हमारी, वो क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमें इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 2:1। वैसे किसी भी रेशियो का कोई आइडियल रेशियो माना नहीं जाता, बट एक हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका अलग अलग एक आइडियल रेशियो मान के चलता है। इंडिया में 2:1 होता है करंट रेशियो का आइडियल रेशियो। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि हमारे करंट एसेट्स हमेशा हमारी करंट लाइबिलिटी से डबल होने चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हमारा ये रेशियो 2:1 से कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो ये हमें बता देगा कि हमें 2:1 से कम या ज़्यादा, कि हमारे करंट एसेट्स कम है या ज़्यादा है, हमें कैसे मैनेज करना है, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान चले जाएगा। ठीक है, कौन सी जगह पे हमें ध्यान देना है वो चीज़। फिर करता है हाईलाइट पोटेंशियल एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। मान लो 2:1 से हमारा कम है, हमारा है ये, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारा करंट रेशियो दे रखा है 1.5:1, तो ये हमें एक पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट का एरिया बता देगा कि हाँ हम अपने करंट एसेट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। कितने से, 0.5 का रेशियो उसमें और बढ़ाना है, यानी कि जितनी लाइबिलिटीज़ है उसका आधा और बढ़ाना है हमको, ताकि हमारा करंट रेशियो 2:1 हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे आते हैं, आगे हमें थर्ड पॉइंट क्या बताता है, प्रोवाइड डीप एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि कितना प्रॉफिट कमा पा रही है हमारी फर्म, लिक्विडिटी क्या जो हमारे पास सामान है वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, सॉल्वेंसी क्या हम कैपेबल है अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, और एफिशिएंसी की क्या हम जो काम कर रहे हैं वो ढंग से हो रहा है, लोएस्ट मिनिमम कॉस्ट पे हो रहा है क्या। तो इस सब को एनालाइज करने के लिए हमें डीप एनालिसिस प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग रेशियोज।
एनेबल क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ये अलग अलग सेक्शनल एनालिसिस में हमारी मदद करता है। बेंचमार्क अगेंस्ट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो हमारे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अंदर एक बेंचमार्क प्रोवाइड कर देता है कि हाँ हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट का इतना इतना बेंचमार्क है, इसको तो पार करना ही करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही अगर हम करंट रेशियो का ले ले तो उसमें हमारा आइडियल रेशियो 2:1 है, तो हमें ये लेके चलना है कि हाँ हमारा आइडियल रेशियो 2:1 होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक बेंचमार्क हमारे लिए सेट कर देता है। फिर कहता है ये असिस्ट इन मेकिंग फ्यूचर प्रोजेक्शन एंड एस्टिमेट्स, अभी हमारे फ्यूचर प्रोजेक्शन और एस्टिमेट्स को बनाने में मदद करता है। वही एग्जांपल लेके चलते हैं करंट रेशियो का। क्या है करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1, ठीक है। अगर हमारे इससे कम है तो हमारा एक प्रोजेक्शन बन जाएगा, हम एक एस्टिमेट बना लेंगे कि हाँ 2:1 होना चाहिए, तो हमारा एक प्रोजेक्शन हो जाएगा कि अगर इससे हमारा कम है तो हमें फ्यूचर में इसको बढ़ाना है, या फिर अगर इससे ज़्यादा है तो फ्यूचर में हमें इससे कम करना है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्शन हमें प्रोवाइड कर देगा। आगे चलते हैं। आगे अब इसके एडवांटेजेस आ गए। अब इसके एडवांटेजेस क्या होती है, सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जो भी हमारी कम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है, अजीबोगरीब नंबर हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा 1 3 4 8 6 8 7 ऐसे कर करके कुछ नंबर दे देंगे हमको। फिर हमारा दूसरे एसेट, अगर एसेट्स की बात करें तो एक एसेट की वैल्यू ये होगी, दूसरे एसेट की वैल्यू कुछ 1 4 8 7 3 2 इस टाइप्स का कुछ दे दिया, ठीक है। फिर लाइबिलिटीज़ की कुछ और वैल्यू, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसी को सिंप्लीफाई कर देता है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज। कैसे कर देता है, 2:1, 1.5:1, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, इस टाइप से बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। टर्न्स डेंस अकाउंटिंग फिगर्स इनटू अंडरस्टैंडेबल रिलेशंस, ठीक है, वही चीज़ जो अभी बताई मैंने। कंपैरेटिव एनालिसिस फैसिलिटेट्स इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपेरिजन्स, ठीक है। अब इंट्रा फर्म क्या होता है, हमारी फर्म के अंदर ही हमें कंपैरिजन करने पे ये कर देता है। जैसे कि हमारी फर्म के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो एक अलग हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज़ होगी, तो हर एक डिपार्टमेंट की एसेट लाइबिलिटीज़ को जो भी लेकर यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग प्रॉफिट निकालता है, यहाँ अलग अलग का टर्न ओवर कुछ होगा, तो उन्हीं का अपने अंदर ही अंदर रेशियोज निकाल के अंदर ही अंदर एक फर्म के अंदर कंपैरिजन हो जाएगा। इंटर फर्म क्या कहेगा कि क्या होता है ना, हम अपनी फर्म का तो रेशियो निकाल ही लेंगे, हमारे पास सेम हमारी एक दूसरी कंपेटिटिव फर्म है उसका भी हम रेशियो निकाल लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी फर्म कहाँ लैग कर रही है या फिर हमारे पास कहाँ पे उससे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे स्वॉट एनालिसिस में भी आ जाएगी। इंटर फर्म में हम चाहे तो अलग अलग डिपार्टमेंट ले लो या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ले लो कि हमारा पिछले साल करंट रेशियो इतना था, आज के टाइम पे करंट रेशियो क्या है, अगले और आगे तो हम क्या ही बताएं, प्रीवियस ईयर्स में प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर हमारा करंट रेशियो क्या था, तो उन सब के बारे में हमें ये जानकारी दे देता है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। स्वाट एनालिसिस, स्वाट का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ठीक है। हमारी कहाँ पे स्ट्रेंथ्स है अभी फर्म के अंदर, कहाँ हम लैग कर रहे हैं वही हम दूसरे फर्म से कंपेयर करके आएंगे। अपॉर्चुनिटीज़, क्या हमारे पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और थ्रेट्स, थ्रेट्स यानी कि कहाँ कहाँ हमें मुश्किलें आ सकती है, कहाँ कहाँ हमारी जो फर्म है उसको थोड़ी सी दिक्कत पड़ सकती है, ठीक है। हेल्थ मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द करंट स्वॉट, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इंडिकेटिव टूल acts as a whistleblower, point out problems areas for further investigation। अब विसल ब्लोअर क्या होता है, जो ना हमें खबरी मान लो इसके टाइप का, जो हमें खबर देता है हमारी फॉर्म में कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं। तो एक विसल ब्लोअर खबरी की तरह हमें एक्ट करता है, ताकि हम अपनी जो प्रॉब्लम एरियाज होती है ना, प्रॉब्लमेटिक एरियाज जहाँ पे हमें दिक्कत होती है फॉर्म में, उसको ये इन्वेस्टिगेशन करने में मदद कर देता है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा है हर एक चीज़ अच्छी नहीं होती, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। अब रेशियोज़ की लिमिटेशंस क्या है, रेशियो एनालिसिस की, इनहेरिटेड वीकनेसेस, यानी कि अगर इनएक्यूरेट डाटा हुआ, अगर हमारा बायस डाटा हुआ, हमारे अकाउंटेंट ने कुछ छेड़खानी कर दी, तो उसकी वजह से हमारे रेशियोज़ में भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनएक्यूरेट और बायस्ड द रेशियोज़ विल बी एज वेल, ठीक है, यानी कि रेशियोज़ भी हमारे बायस्ड और इनएक्यूरेट निकलेंगे। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। कल हमारा रुपया अगर 70 का था आज 80 का हो गया, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 70 के हिसाब से ही लेके चलेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ठीक है। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एज्यूम्स अ स्टेबल करेंसी एंड इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। आज के टाइम पे महंगाई क्या हो रही है, मंदी क्या हो रही है, उसके ऊपर इसको कुछ फ़र्क नहीं होता। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एज्यूम करके चलता है कि एक स्टेबल करेंसी है, कि अगर पहले वो उसकी वैल्यू ₹1 की वैल्यू अगर $1 थी, तो आज भी ₹1 की वैल्यू $1 होगी। ये चीज़ ये समझ के चल रही है, ठीक है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, रेशियो ओनली रिफ्लेक्ट मॉनेटरी एस्पेक्ट्स,
इग्नोरिंग नॉन मॉनेटरी एलिमेंट्स लाइक मैनेजमेंट क्वालिटी। ठीक है, जो रेशियोज होते हैं वो उससे पैसों के बारे में बात करते हैं। नॉन मॉनेटरी चीज़ें चाहे तुम वहाँ पे एम्प्लॉय को कितना ही पैसा देते हो, उसको मारपीट करोगे, उसको ढंग का एनवायरनमेंट नहीं दोगे, वो छोड़ के ही जाएगा जॉब। ठीक है, वो कुछ खुश नहीं रहेगा। मैनेजर ने अगर गलती से भी कुछ प्रॉफिट कमा लिया ना, उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी है ही नहीं, बट उसने गलती से ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे उसने प्रॉफिट कमा लिया, पर वो प्रॉफिट तो दिखेगा बट उसकी जो असली क्वालिटी है वो नहीं दिखेगी हमारे उसमें। ठीक है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, दे आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडियल लेवल्स ऑफ एवरी रेशो एंड डेफिनेशंस लाइक लिक्विड लाइबिलिटीज कैन वेरी। ठीक है, अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, कोई भी एक आइडियल रेशियो यूनिवर्सली किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अलग अलग अकाउंटिंग आइडियल रेशियोज होती है। ठीक है, ठीक है। अब डेफिनेशन जैसे कि लिक्विड लाइबिलिटीज़ होती है, इसका अलग अलग जहाँ पे अलग अलग मीनिंग होता है। अब जैसे कि लिक्विड को हमारे यहाँ पे मान लेते हैं जो कि बहुत जल्दी इजीली हमारा कैश में कन्वर्ट हो पाए, अब हम लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। लिक्विड लाइबिलिटी क्या होती है भाई, तो हर एक लाइबिलिटी का मतलब हर एक वर्ड का अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। फिर हिस्टोरिकल नेचर, रेशियोज आर बेस्ड ऑन पास्ट डाटा, पहले के डाटा पे बेस्ड है। वही चीज़ जो मैंने ऊपर करी थी प्रॉब्लम, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, वही चीज़ आ गई कि हम ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम पुराने डाटा के ऊपर जा रहे हैं, अभी के टाइम पे नहीं देख रहे अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, विच मे नॉट बी ऑलवेज रिलायबल प्रिडिक्टर फॉर द फ्यूचर। ठीक है, पहले के टाइम पे $1 अगर 70 रुपये का था, तो आज के टाइम पे कौन सा गारंटी है कि वो $1 70 रुपये का ही रहेगा। प्राइस लेवल चेंज हुआ, $1 80 रुपये का हो गया, लो भाई। ठीक है, तो ये सब होता रहता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, लास्ट टॉपिक इसका, उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल फार्मूलाज पे। रेशियोज आर प्राइमरीली क्लासिफाइड इनटू 4 फंक्शनल कैटेगरीज। ठीक है, 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा गया है। अब वो 4 कैटेगरीज कौन सी है वो दिखाने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स याद दिखा देता हूँ। ये जो वर्ड हमने करे थे ना याद यहाँ पे, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी, यही हमारे 4 कैटेगरीज है। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे एक्टिविटी आ चुका है एक नया, बस एक्टिविटी था क्या पहले भी, लेट्स चेक। कोई नहीं, एफिशिएंसी की जगह एक्टिविटी आ चुका है। ठीक है, कुछ नहीं, सेम ही काम है उसका, एफिशिएंसी के बारे में ही बात करता है, बस नाम चेंज कर दिया। ठीक है, अब लिक्विडिटी रेशियोज क्या होता है, एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स। अब लिक्विडिटी मैंने क्या बताया था, जो इजीली कन्वर्ट हो पाए, इजीली कन्वर्ट हो पाए यानी कि शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म इसका नेचर भी रहेगा, और ये लिक्विडिटी रेशियोज हमारा शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को मीट करने के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये इसका पर्पज होता है। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी यानी कि क्या हम अपनी लाइबिलिटी को पे कर पाएंगे। अब लाइबिलिटी सुनते ही लॉन्ग टर्म पे जाता है कि लाइबिलिटी बहुत लंबे टाइम के लिए, हमने जैसे लोन उठा लिया तो उसका नेचर लॉन्ग टर्म होगा, और इसकी पर्पस यही है, एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ये होते हैं लिक्विडिटी रेशियो का पर्पस, सॉरी सॉल्वेंसी रेशियो का पर्पस। ठीक है, फिर एक्टिविटी रेशियोज, एक्टिविटी हमने एफिशिएंसी पढ़ा था, वही एक्टिविटी है। एफिशिएंसी मतलब लोएस्ट मिनिमम कॉस्ट में अपनी कि अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, यानी कि टर्नओवर मतलब कि लोएस्ट टू लोएस्ट कॉस्ट में हो पा रहा है कि नहीं, और ये ऑपरेशनल इसका नेचर होता है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि क्या हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा पा रहे हैं, क्या प्रॉफिट का रेशियो चल रहा है, क्या हम एक्सपेंसेस के हिसाब से प्रॉफिट कमा पा रहे हैं कि नहीं। तो वही चीज़, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट इन रिलेशन टू रेवेन्यू और एसेट्स। ठीक है, रेवेन्यू या एसेट्स के रिलेशन में प्रॉफिट का कंपैरिजन करता है, ये हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड होता है नेचर के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया इसकी कैटेगरी, और ये हमारा थ्योरी पार्ट यहाँ पे कवर होता है। अब हम चलते हैं फटाफट अपना प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, प्रैक्टिकल फार्मूलाज। ठीक है, तो फार्मूलाज की फटाफट एक रिवीजन करते हैं। इस शायद ये 20 मिनट्स के आसपास वीडियो हो चुकी है। ठीक है, टाइम स्टेप देख लेना आप। बाकी इसके बाद से हम करेंगे सारे प्रैक्टिकल फार्मूलाज की रिवीजन। फिर इसमें सबसे पहले आता है करंट रेशो। ठीक है, करंट रेशो, करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब ये हमें बताता क्या है, दिस रेशो शोज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। Higher ratio means a better capacity to meet its current obligation. The ideal current ratio is 2:1. ठीक है, तो करंट रेशियो में बताता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है, कि क्या हम अभी के टाइम पे हमारे पास उतने एसेट्स है कि हम अपनी अभी के टाइम की लाइबिलिटीज़ मीट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो चीज़, इसकी आइडियल रेशियो 2:1 होती है। इसको प्योर रेशियो में भी काउंट किया जाता है। ठीक है, इसका नीचे प्योर रेशियोज में आता है। ठीक है, और इसका ये देखो, हाँ करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है। करंट एसेट में हमारा करंट इन्वेंट्रीज आ जाएगा,
करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेंट्रीज आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ठीक है, स्टोर्स स्पेयर्स और लूज टूल्स को छोड़ के सारी इन्वेंट्रीज आ जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा, नेट ऑफ प्रोविजन और फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल में से हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लेस करके दिखाना होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमारा अब देखोगे आप करंट एसेट्स में क्यों, यानी कि जो हमने अभी के टाइम पे शॉर्ट टर्म के लिए किसी और को दिए पैसे, ठीक है वो। फिर करंट लाइबिलिटीज़, इसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ जाएगा, ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगा और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे इसके अंदर सारे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लिक्विड रेशियो, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और क्विक रेशियो भी हम इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स अगर नाम हो अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड रेशियो इज अ फेयरली स्ट्रेटेंड मेजर ऑफ लिक्विडिटी। इट इज़ बेस्ड ऑन दोज करंट एसेट्स विच आर हाईली लिक्विड, ठीक है। ये उन करंट एसेट्स पे बेस्ड होता है जो हाईली लिक्विड होता है, मतलब बेसिकली ये करंट रेशियो ही है, बट इसमें थोड़ा और ज़्यादा लिक्विड करंट एसेट्स की बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्विकली, ठीक है, क्विकली एज पॉसिबल। क्विक रेशियो इज of 1:1 is considered as ideal. The higher the quick ratio, better the short term financial position, ठीक है। क्विक रेशियो की आइडियल रेशियो होता है 1:1, और जितना ज़्यादा हमारा क्विक रेशियो होगा उतना अच्छा हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ये पोजीशन होगी। प्योर रेशियो के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। क्विक एसेट्स के हमारे अंदर क्या आएगा? सारी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम हटा दो तो हमारे करंट एसेट्स बन जाएंगे सारे के सारे। करंट लाइबिलिटी बिल्कुल सेम जो हमारा करंट रेशियोज में था, बिल्कुल यही है। और इसके अंदर ये जो करंट एसेट्स है वो भी इसके अंदर सेम करंट एसेट्स इसी की तरह, ठीक है। इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज क्विक एसेट्स, ठीक है। वही नोट इन्होंने बताया कि इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को हम क्विक एसेट्स के अंदर कंसिडर नहीं करते, ठीक है। बस यही है। तो ये तो थे हमारे लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है। लिक्विडिटी जो इजीली कन्वर्ट हो रही है कैश में शॉर्ट टर्म के लिए, ये दोनों रेशियोज, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए। फिर आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन पूरी करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब ये डेट क्या होता है? डेट पहली चीज़ जो हम लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और इक्विटी जो हमारे शेयर होल्डर का पैसा है वो, ठीक है। डेट अपॉन में इक्विटी इसका फॉर्मूला है, नाम में ही फॉर्मूला है इसका, डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। दिस रेशियो assesses the long-term financial position and soundness of enterprise. In general, lower the debt to equity ratio, higher the degree of protection enjoyed by the lenders, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर कोई ऐसा आइडियल रेशियो हमें नहीं दे रखा। अब मतलब जितना हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो कम होगा उतना ज़्यादा हमारे चांसेस है कि हमारा जो डेट का पैसा रहेगा वो सिक्योर रहेगा, ठीक है। क्योंकि इक्विटी का हमें देना नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी फर्म बंद हुई तो देना हो, बट डेट का पैसा हमें देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, क्योंकि उसका इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जितना लोअर होगा हमारा ये रेशियो उतना ज़्यादा हमारा प्रोटेक्शन मिलेगी जिसने हमको पैसा दिया है। ये भी एक प्योर रेशियो के अंदर कंसिडर किया जाता है। और इस डेट के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जैसे कि डिबेंचर, मॉर्टगेज लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और इक्विटी के अंदर हमारे अंदर क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स जो भी है ये सब, ये प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जो भी है ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मतलब बेसिकली इन्होंने क्या करा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ कर दिया, तो उससे हमारा नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इन्होंने कर दिया, जिससे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास, और ऐड कर दिया इन्होंने वर्किंग कैपिटल, ठीक है। मतलब बेसिकली कहना चाह रहे हैं हमें इक्विटी निकालने का और क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। इक्विटी की बात हो रही है यहाँ पर, डेट की बात नहीं हो रही, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आप कर लो, ठीक है। बेसिकली वही है, और वर्किंग कैपिटल में हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। बहुत सारा डाटा दे रखा है, इसमें रीड करना कर लो। बाकी बेसिक मेरे हिसाब से तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही बेटर रहेगा, बट पढ़ के चले जाओ, ठीक है। क्या पता क्या पूछ ले हमारा एग्जामिनर, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट, नाम में ही हमारा रेशियो का बता रखा है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, ठीक है। नाम में ही हमारा फॉर्मूला है। दिस रेशियो मेजर्स द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द लेंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स।
इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डेट इज बीइंग कवर्ड बाय एसेट्स। ठीक है, अभी क्या होता है ना, ये हमारा मार्जिन सेफ्टी बताता है हमारे लेंडर्स को कि क्या हमारे लेंडर्स सेफ है। ठीक है, हमारे लेंडर्स के लिए जो हमें पैसा दे रहे हैं उसके उनके लिए क्या काम आता है ये, कि क्या उनके पे जो पैसा है वो सेफ है कि नहीं। अब कहाँ से उसको पता चलेगा? सबसे पहले एसेट्स देखेगा, एसेट्स बिकेगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा लेंडर्स को दिया जाएगा जिसने हमें पैसा दे रखा है। ठीक है, एसेट्स बिकी, पैसा आया, पैसा किसको दिया जाएगा? लेंडर्स को, अगर हमारी फर्म इंसॉल्वेंट हुई तो जितनी ज़्यादा एसेट्स उतना ज़्यादा सेफ हमारा डेट। ठीक है, जो हमारा लेंडर है वो। ठीक है, तो ये बस वही बताता है कि क्या हमारे पास उतने एसेट्स है कि जो हमारे डेट को ये कवर कर पाए। ये भी एक प्योर रेशो होता है। टोटल एसेट्स के अंदर हमारा वही सब आ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स जो भी है ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, प्लस करंट एसेट्स, काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं। ठीक है, और डेट के अंदर हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएगा। ठीक है, बाकी टोटल एसेट्स की जगह टोटल लायबिलिटीज़ भी ले लोगे, सेम रहता है कि बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़ होता है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है, अब इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट प्रोप्राइटरी का नाम आप इससे याद कर सकते हो। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है ओनर, जो हमारा मालिक है असली। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे याद हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड्स या फिर प्रोप्राइटर्स फंड्स और या फिर इक्विटी हम इसको कह देंगे। ठीक है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, अपने टोटल एसेट्स। ठीक है, दिस रेशियो शोज द एक्सटेंट टू विच टोटल एसेट्स हैव बीन फाइनेंस्ड बाय द प्रोप्राइटर। हायर द रेशो हायर द सेफ्टी मार्जिन फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर्स और क्रेडिटर्स। यानी कि ये बेसिकली दूसरी तरीके से बता रहा है, यानी कि पहले रेशो में जो हमने पकड़ा था सीधे हाथ से कान, ये हमारा हाथ घुमा के कान पकड़वा रहा है। ये हमें वही चीज़ बता रहा है कि क्या हमारे अनसिक्योर्ड लेंडर्स और हमारे क्रेडिटर्स सेफ है कि नहीं, हमारे शेयर होल्डर ने जितना पैसा लगाया उस हिसाब से हमारे पास एसेट्स है कि नहीं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हायर रेशो होगा इनका उतना ज़्यादा हमारा सेफ्टी मार्जिन हो जाएगा अनसिक्योर्ड लेंडर्स और क्रेडिटर्स के लिए। ठीक है, यानी कि हमारे जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखा होगा उतनी ज़्यादा हमारे एसेट्स होनी चाहिए। जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा मीन्स हमारे पास फर्म में बहुत पैसा पड़ा है। ठीक है, तो उस हिसाब से इनका जो जो हमारे अनसिक्योर्ड लेंडर्स और क्रेडिटर्स है उनके लिए एक सेफ्टी मार्जिन बन के रहेगी। ये भी एक प्योर रेशो होता है, या फिर हम इसको परसेंटेज में भी इंक्लूड कर लेते हैं। प्योर रेशो याद रखना 2:1 वाला जो एग्जांपल है ना, ये जो बीच में दो डॉट आ जाते हैं ना, 2 वाले साइन, इसको हम प्योर रेशो कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि प्योर रेशो और परसेंटेज। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड में हमारा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस आ जाएगा और टोटल एसेट्स बिल्कुल सेम जो हमारा इसके अंदर था। ठीक है, बिल्कुल सेम है। फिर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, अब प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, इंटरेस्ट कवरेज रेशो सबसे पहले नाम से पता क्या चल रहा है कि हमारा इंटरेस्ट के हिसाब से कितना प्रॉफिट बैठ रहा है, कि क्या हमारा जो प्रॉफिट है वो हम इंटरेस्ट जितना दे रहे हैं उसके हिसाब से कितना बैठ रहा है, इसके नाम से हमें ये पता चल रहा है। फॉर्मूला क्या बता रहा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि हमने टैक्स भी नहीं दिया, इंटरेस्ट भी नहीं दिया, उससे पहले का हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचा है, डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि इस रेशियो में से हमें कुछ देना है अमाउंट, है ना, हमें कुछ ना कुछ अमाउंट देना है। अब हमें इससे क्या पता चलेगा कि हमें अगर इंटरेस्ट कुछ देना है तो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जितना ज़्यादा ये रेशियो ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा सेफ्टी है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट के लिए। तो दिस रेशियो शोज हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्ज आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि जितना इंटरेस्ट देना है उससे कितना गुना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट अवेलेबल है अभी। हायर द रेशियो मोर सिक्योर द लेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली। जितना ज़्यादा हमारा रेशियो होगा उतना रेगुलरली हमारा इसको लेंडर को जिसने हमें पैसे दिए उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब इसको टाइम्स में गिना जाता है क्योंकि यहीं पे इन्होंने बोल दिया चार्जेस हाउ मेनी टाइम्स, ये टाइम्स वर्ड यूज़ कर दे तो उसको टाइम्स में गिना जाएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टैक्स देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचा उसके अंदर टैक्स ऐड कर दो और इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर दो तो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट रेशियो क्या आता है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। वही चीज़, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, नाम में ही हमारा रेशियो छुपा है। लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जहाँ जहाँ पे इन्होंने डेट का इस्तेमाल करा है उसमें हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट देखना है। ठीक है, क्योंकि हम सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर पढ़ रहे हैं इसको।
अब लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट कितना है, हमने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड करा गया था। दिस रेशियो शोज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन कैपिटल एम्प्लॉयड। लो रेशियो मीन्स मोर सिक्योर द लेंडर्स एंड द हाई रेशियो मीन्स लेसर सिक्योरिटी टू लेंडर्स। ठीक है, अब इसमें उल्टा हो जाता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जितना ज़्यादा रेशियो हो उतना बढ़िया। इसमें हम कह रहे हैं जितना कम रेशियो हो उतना बढ़िया, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा, उतना ज़्यादा अनसिक्योर हो जाएंगे हमारे लेंडर्स। ठीक है, जो हमको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, ये भी एक टाइप का प्योर रेशियो है। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट एंड डेट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म डेट में हमारा सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। और कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स शेयर होल्डर फंड अपॉन प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर प्लस फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, ये याद रखना, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, इन दोनों को इंक्लूड करके आना है। ठीक है, कोशिश करो ये हमेशा ज़्यादा ही आए। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया, लॉन्ग टर्म डेट हम वैसे ही ले रहे हैं, प्लस उसमें शेयर होल्डर फंड, यानी कि शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगा रखा है। अब वो भी इससे कम आ गया तो भाई डूब के मरो, जिसकी भी कंपनी है, कि शेयर होल्डर का जो पैसा है वो खुद को और देना पड़ रहा है, उसको कमा नहीं रहा वो कुछ। ठीक है, फिर थर्ड आता है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो इसका नाम है। वही चीज़ एफिशिएंसी के बारे में बात करता है ये। तो सबसे पहले आ जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कितना पैसा हमने कमाया, सेल्स बेसिकली बात कर रहा है, और एवरेज इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिस रेशियो मेजर्स हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज मूविंग एंड जनरेट सेल्स, यानी कि कितनी जल्दी जल्दी हमारी इन्वेंट्री मूव कर रही है और वो सेल्स हो रही है, यानी कि कितनी जल्दी बिक रही है। हायर द रेशियो मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट इन्वेंट्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा रेशियो होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंट हमारी मैनेजमेंट की स्किल्स होगी सेल्स करवाने में, इन्वेंट्री को मैनेज करने में। ठीक है, इसको टाइम्स में गिना जाता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया जाएगा और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, साल की शुरुआत में कितनी इन्वेंट्री थी, साल के एंड में कितनी इन्वेंट्री थी, दोनों को जोड़ दो, डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्या आता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब देखना यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि इसमें क्रेडिट सेल्स भी आएगी, कैश सेल्स भी आएगी। इसमें लिखा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल में, यानी कि कोई हमसे उधारी पे लेके गया सामान। इसके अंदर क्या आएगा, हमने उधारी पे भी बेचा है, हमने पैसों में भी बेचा है, कैश के बदले में बेचा है। इसके अंदर क्या आएगा, जो हमसे उधारी पे लेके गया है, अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवर्स। एवरेज ट्रेड रिसीवर्स यानी कि बेसिकली जिनसे हमसे पैसा लेना है उनका एवरेज कितना है। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, दिस रेशियो शोज एफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम ट्रेड रिसीवर्स। हायर द रेशियो बेटर इट इज सिंस इट इंडिकेट्स द डेट आर बीइंग कलेक्टेड मोर क्विकली। ठीक है, अभी क्या बताता है, हमने एक उधारी पे माल बेचा, उसके बदले में हमारे जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रह रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा, ठीक है, हम ज़्यादा उधारी पे बेच रहे हैं और हमारे जो एवरेज जिनसे हमसे पैसा लेना है वो कम है, तो जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना बेटर रहेगा कि हमने उधारी पे बेचा और जो पैसे रिसीव होने थे वो हो रहे हैं, हमारे जो उधारी पे जो सामान लेके बैठे वो कम है ना। तो ज़्यादा हमने बेचा, पैसा ज़्यादा रिकवर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कम है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का वही फॉर्मूला है, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी कि डेटर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग और बिल्स रिसीवेबल के ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड कर दो डिवाइड उसको 2 से। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवर, वही चीज़। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट डिडक्टेड, ये लाइन याद रख लेना। ट्रेड रिसीवेबल में जब हम डेटर को इंक्लूड करते हैं तो उसके अंदर से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डिडक्ट नहीं करते, उसको भी लेकर चलते हैं। ठीक है, फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। अब पेबल आ गया नाम, यानी कि हमें देना है पैसा, उसमें था रिसीवेबल यानी कि लेना है, इसमें पेबल देना है। देना किस पे, नेट क्रेडिट परचेजेस। नेट क्रेडिट यानी कि जो हमने उधारी पे सामान खरीदा है, जितना सामान खरीदा है और कितना हमें पैसा देना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो हम उसमें करते थे रिसीवेबल में उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि हम खरीद रहे हैं कम पे, है ना, वही लिखा है ना इसके ऊपर कि हम खरीद रहे हैं, जितना हम खरीद रहे हैं उधारी पे उस हिसाब से हमारा ट्रेड एवरेज ट्रेड पेबल कितना रह रहा है। अगर हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, कम रह रहा है हमारा ट्रेड पेबल, यानी कि हम अच्छे से उनको बेच रहे हैं।
ठीक है। अगर हम कम खरीद रहे उधारी पे लेकिन फिर भी हमारे पास ट्रेड पेबल काफ़ी ज़्यादा रह रहा है, यानी कि हम उतना पेमेंट नहीं कर पा रहे रेगुलरली। इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द क्रेडिटर आर टर्न्ड ओवर इन रिलेशन टू परचेज। अ हाई टर्नओवर रेशियो और शॉर्टर पेमेंट पीरियड शोज द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट और अर्ली पेमेंट्स। ठीक है, अगर हमारा टर्नओवर रेशियो ज़्यादा हुआ या फिर शॉर्टर पेमेंट पीरियड हो गया तो वो क्या बताएगा, लेस क्रेडिट या फिर जल्दी, यानी कि हम कम उधारी पे ले रहे हैं या फिर जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब इसको भी टाइम्स में इंक्लूड करा जाता है, जैसे हमारा पहले में को टाइम्स में रिकॉर्ड किया जाता था, इसको भी करा जाएगा। ट्रेड पेबल्स मीन्स क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, और एवरेज ट्रेड पेबल का वही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का क्रेडिटर्स और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का बिल्स पेबल को ऐड करके कर दो डिवाइड 2 से। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज आपको पता ही है क्या होता है, जो हम उधारी पे परचेज करते हैं। फिर है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि हमारा सेल कितनी हुई है अपॉन में वर्किंग कैपिटल। अब इसके अंदर क्रेडिट और कैश सेल्स दोनों आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है। दिस रेशियो शोज द नंबर ऑफ टाइम्स वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, कितनी बार हमारी वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉय हो चुकी है जब हम अपने बिजनेस को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये सोचो, हमारी वर्किंग कैपिटल के कितने गुना हमारी सेल्स आ रही है। बेसिकली फॉर्मूले के थ्रू ही समझ लो कि हमने कितना हमारा सामान लगा हुआ है, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जितना हमने पैसा लगा रखा है डे टू डे हमारे ऑपरेशन में, जो जो पैसा काम आ रहा है वो हमारी वर्किंग कैपिटल है, उसके बदले में हम कितने सेल्स कर पा रहे हैं। ठीक है, वो बताता है। हायर रेशियो यानी कि बेटर द एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि जितनी ज़्यादा ये रेशियो होगी उतना बेटर ये वही रहेगा। आप खुद सोचो ना, हम सेल्स ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हम कम पैसा डे टू डे वर्किंग में लगा रहे हैं। ठीक है, तो इससे तो हमें यही पता चलेगा कि हाँ, जितनी ज़्यादा हो हमारी सेल्स जितने कम पैसे में उतना बढ़िया है, यानी कि जितनी ज़्यादा ये रेशो हो उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। टाइम्स में कैलकुलेट किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सेम है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिर आता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि कितना हमने फिक्स्ड एसेट्स लगा रखी है, लाइक प्लांट मशीनरी वगैरह वगैरह। ठीक है, उसको लगाने के बाद हमारी सेल्स कितनी हो रही है उसको रिकॉर्ड करता है। तो इसका भी वही सेम रहेगा, जितनी ज़्यादा रेशो उतना अच्छा यूटिलाइजेशन। यहाँ पे पढ़ सकते हो, द रेशो शोज द एफिशिएंसी विद विच द फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन यूज्ड इन अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर। A higher ratio means efficient utilization of fixed assets while low ratio means inefficient use of fixed assets। ठीक है, यानी कि हायर रेशियो यानी कि अच्छी तरीके से हम अपने फिक्स एसेट्स को यूज़ कर पा रहे हैं। इसको भी टाइम्स में करेंगे कैलकुलेट। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस ग्रॉस रेवेन्यू माइनस सेल्स, ग्रॉस रेवेन्यू लेस सेल्स रिटर्न इफ एनी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इफ इट मीन्स ग्रॉस सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, बेसिकली नेट सेल्स की बात कर रहा है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स नेट सेल्स। नेट फिक्स एसेट्स मीन्स फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वही चीज़ बताए, सेल्स जो होती है वही, उसमें से सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस कर दो। ठीक है, और जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट फिक्स एसेट्स आ जाएगा, जो हमें यहाँ पे लेके चलना है, यानी कि जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होगी उसके से ऊपर से डेप्रिसिएशन हटा के चलेंगे। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा ब्लरी दिखेगा बट सुनते रहना, सुनने से ज़्यादा बेटर हो जाएगा। नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। ठीक है, नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी हम इसको कहेंगे। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड वही चीज़ है आपका, ये शेयर होल्डर फंड्स प्लस ये नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। द रेशियो शोज द नंबर ऑफ टाइम्स नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयज इज रोटेटेड, यानी कि हमारे नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैसे रोटेट कर रहे हैं। और यूज इन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सब नेट एसेट्स क्या होता है, ठीक है, इन्होंने लास्ट लाइन में बोला है जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कैसे हमारा इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब बेसिकली नेट एसेट्स देखो, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बोला है इन्होंने, दोनों की वैल्यू सेम आती है। कैसे आती है, हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आती है, हमारी शेयर होल्डर फंड्स प्लस हमारा ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नेट एसेट्स ऑन द अदर हैंड क्या है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स मिला के हमारा टोटल एसेट्स बन जाएगा। टोटल एसेट्स माइनस कर लो, मतलब टोटल एसेट्स हमारा टोटल लाइबिलिटीज के बराबर रहता है हमेशा। तो
टोटल लाइबिलिटीज में से अगर हम अपना करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करें तो हमारा यही तो आएगा, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो वो इन्होंने नाम एक दूसरे के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो भी गिवन हो आप उसको इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह। हायर टर्नओवर रेशियो मीन्स बेटर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, दस हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना ज़्यादा ये बेटर रहेगा। इसको भी टाइम्स में इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस ग्रॉस रेवेन्यू लेस सेल्स रिटर्न, वही चीज़, यानी कि रेवेन्यू में से, यानी कि अगर सेल्स दे रखी तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न, या फिर रेवेन्यू दे रखा है तो उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर लो, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेम चीज़। नेट एसेट्स में टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जो भी बताया। ठीक है, इसके बाद लास्ट की 5 रेशो और बची है, जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसको भी जल्दी जल्दी कवर करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, बट साथ में रहना बस। 5 और क्वेश्चन, फिर आपके ये 5 और रेशो का रिवीजन, उसके बाद आपका एग्जाम में आपको कोई नहीं रोक सकता इसमें मार्क्स स्कोर करने से। फिर है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नाम में ही ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारी सेल्स है, सेल्स के मुकाबले हमारा कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो हमें पता लगाना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पता कर लो। ठीक है, दोनों रिलेटेड है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा? हमारे सेल्स से। सेल्स में से हम नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर लेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेल्स के कंपैरिजन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो निकालने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। अपन ग्रॉस प्रॉफिट अपन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में इंक्लूड होता है तो हमें वो परसेंटेज में निकाला जाता है। ठीक है, निकाला जाता है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल्स भी कहेंगे। हायर द रेशियो लोअर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेशियो होगी उतना हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेस कर दो तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर हमारा क्या क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, इन्वेंट्री में बेसिकली हमें कहीं पे भी स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को कभी इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, इसको आप निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि हमारा, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट आपने सीखा है तो उसके अंदर सेल्स की जो वैल्यू होती है वो, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा बता दिया जाएगा कितना पैसा आया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट, या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हमें ये सारी वैल्यूज ना दे रखी हो तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, change in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade plus direct expenses. If direct expenses are not given, assume then it to be nil. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हमारे पास नहीं दिए गए तो उसको ज़ीरो समझ लो, बाकी ये फार्मूला यूज़ कर लो। बाकी मेनली आप इस फार्मूले पे ध्यान दो, ये तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए आता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, स्टॉक एंड ट्रेड कितना है हमारा, फिनिश गुड्स में हमारा कितना है, वर्किंग प्रोग्रेस, स्टॉक एंड ट्रेड, तो ये सब आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर नहीं दे रखे तो उसको ज़ीरो मान के चलो। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ के चले जाना, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बट आ सकता है, भरोसा नहीं है हमें। फिर आता है ऑपरेटिंग रेशियोज। अब ऑपरेटिंग रेशियोज क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा उससे निकाल लेंगे हम। ठीक है, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री वगैरह करके निकाल लेंगे। उसके अंदर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि हमें फॉर्म को चलाने में जो जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो सब, वो हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। उसको ऐड करो, डिवाइड कर दो हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, कितना हमने पैसा कमाया है सेल्स करके, उससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जिससे हमें परसेंटेज में मिलेगा, तो ये परसेंटेज में ही हमारा निकाला जाता है। या फिर हम इस पूरे को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मान सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसको मान लेंगे, क्योंकि ये पूरा दोनों को मिला के ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी हमारी। उसको डिवाइड कर देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में निकालना होता है। अब this ratio is calculated to access the operational efficiency of the business. A decline in operating ratio is better because it means higher margin and thus more profit. ठीक है, अगर ये रेशियो हमारा कम होगा यानी कि हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और हमारा ज़्यादा मार्जिन बच रहा है। ठीक है,
यानी कि ऊपर वाला हमारी कॉस्ट कम होनी चाहिए और हमारा सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए, पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए, ठीक है। तो जितनी कम ये रेशो उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर हमारा वही चीज़ याद कर लो जो ऊपर लिखा हुआ है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दे रखा है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ध्यान देना क्या क्या आएगा, ठीक है। मेजरली दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, अगर ना दिया हो तो उसके बारे में ध्यान रख लेना क्या आएगा। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ईज जो आ रही है ना, YEES, इस पे ध्यान देना। एम्प्लॉयर्स अगर दे दिया तो उसको इंक्लूड नहीं करना, एम्प्लॉयज़ हमेशा इंक्लूड करना है, ठीक है। एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ये जो EES है ना इसके ऊपर ध्यान देना। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बाकी कोई एक्सपेंसेस हो अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो उसको इंक्लूड करना है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि बेसिकली सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, बात खत्म। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ये याद रख लेना, बाकी वैसे इतना कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, मेन ये ईज वाला है एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो काम कर रहे हैं उनका बेनिफिट का एक्सपेंसेस लेना है, एम्प्लॉयर्स का कुछ नहीं होगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अब देखो जैसे ऊपर था ऑपरेटिंग रेशियो, अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कुछ नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। अब इंटू 100 यानी कि परसेंटेज में इंक्लूड होगा। अब ये होता क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग दिस रेशियो इज टू डिटरमाइन दी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको निकालने में ये हमें मदद करता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या क्या आ जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट यानी कि बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले वाला नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसके अंदर मतलब हम लोग इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर चुके हैं, ये मान के चल रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट ले लो बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले वाला, उसके अंदर ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में अपना अदर ऑपरेटिंग इनकम यूज ऐड करो और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करो, ठीक है। अब समझो, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, यानी कि हमारा फर्म को चलाने में जो हमारा प्रॉफिट आया। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों होंगे। हमने उसके अंदर से, अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट पड़ा है तो उसमें से हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिए, उसके अंदर हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड कर दी। तो हमें उसको उल्टा करना है, यानी कि एक्सपेंसेस उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर देंगे, अगर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो उसके अंदर तो हमें दिखाना पड़ेगा ना कि ऑपरेटिंग इनकम कहाँ से आई, उसको ऐड कर दो जो भी ऑपरेटिंग इनकम में है, और जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कोई और तो उसको लेस कर दो, ठीक है। वो चीज़ जो हम नॉर्मल करते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। किसी फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स को बेच दिया तो उसके ऊपर कोई लॉस हुआ, वो हमारा एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग पे हमें कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्ट फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। यानी कि अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि हमने काम धंधा करके थोड़ी करा है कुछ, ठीक है। ये तो हमारा साइड बाय साइड इनकम ऐसे जनरेट होगी, हमने इसके लिए थोड़ी कुछ वर्क करा है हमारे फॉर्म में। गेन हो गया किसी पुराने फिक्स एसेट्स को सेल करने पे या नॉन करंट एसेट्स को सेल करने पे, ठीक है, तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाएगा। फिर लास्ट के दो बचे हैं, तो नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो के अंदर क्या क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट टैक्स देने के बाद वाला निकालो, अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि बेसिकली सेल्स करके जो पैसा आया है उसके कंपैरिजन में हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा है। अब इसका क्या होता है, जितना ज़्यादा ये रेशो होएगी यानी कि हमारा बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हाइयर द नेट प्रॉफिट रेशियो बेटर द बिजनेस, ठीक है। यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट ज़्यादा बच रहा है हमारे सेल्स के मुकाबले, मतलब सेल्स तो ज़्यादा है ये तो है ही, पर उसके मुकाबले हमारा नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बच रहा है। यानी कि हम अदर सोर्सेज से भी हमारी इनकम अच्छी खासी आ रही है, हमारे एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इट इंडिकेट्स ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, ये पूरे बिजनेस के ओवरऑल एफिशिएंसी को दिखाता है। अब मल्टीप्लाई में 100 है तो यानी कि परसेंटेज में कैलकुलेट होगा, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमारा आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस टैक्स।
बेसिकली ये कुछ बात नहीं कर रहा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा एक साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, उसके अंदर सारी अदर इनकम आती है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, उसके अंदर से भी टैक्स माइनस कर दो तो हमारा नेट जो प्रॉफिट जो बचता है आफ्टर टैक्स वाला वो। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये शायद आपको दिख ना रहा हो, मैंने ज़्यादा जूम कर दिया, ब्लर है। ठीक है, अब इसका भी जान लो क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने कितना इन्वेस्ट करा उसके बदले में कितना रिटर्न मिला है, या फिर कैपिटल जितनी एम्प्लॉय करी उसके बदले में कितनी रिटर्न है, उसको जानने के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड देने से पहले का। अब इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड देने से पहले का मतलब बेसिकली आप जो नेट प्रॉफिट आफ्टर दिस ऑल ऑफ दिस आएगा, उसमें ऐड कर देना इंटरेस्ट, उसमें ऐड कर देना आप टैक्स, उसमें ऐड कर देना आप डिविडेंड, उससे आपका ये सब आ जाएगा। डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में 1000 बार समझा चुका हूँ इसी वीडियो में, 1000 बार तो नहीं पर काफ़ी बार समझा चुका हूँ तो याद हो गया होगा। इंटू 100 कर देना, ये परसेंटेज में निकलेगा इसलिए इसको इंटू 100 करेंगे। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल रही है, हमारे सारे प्रॉफिटेबिलिटी हमारे परसेंटेज में निकल रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में निकालना हमेशा। इट असेसेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेज एंट्रस्टेड टू द बिजनेस आर यूज्ड, यानी कि हमें क्या बताता है, पूरे एंटरप्राइज की एक ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है कि हमारे जो रिसोर्सेज, हमने जो पैसा लगा रखा है वो कितने अच्छे से हमारे बिजनेस ने यूज़ करे हैं। ठीक है, कितने अच्छे से इन्होंने यूज़ करे। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बट फिर भी आपको पढ़ाने के लिए वीडियो तो बनानी होगी। ठीक है, तो कितने अच्छे से इन्होंने यूज़ करे, हमारे ने जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है, जितना भी हमने पैसा डाल रखा है इसके अंदर, वो इसको कितने अच्छे से यूज़ करे, वो चीज़ हमको ये बताती है। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड में वही चीज़ आ जाती है, लायबिलिटी साइड अप्रोच के हिसाब से निकालोगे तो ये शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएगा। ठीक है, शायद आपको दिख रहा है ये, एक सेकंड थोड़ा और जूम करके इसको ले आता हूँ इधर, हाँ अब दिख रहा होगा। अब एसेट साइड अप्रोच के अंदर वही नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल आप लगा दो तो ये आपका आ जाएगा एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वो वर्किंग कैपिटल कंफ्यूज मत हो रहा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी रहे। ठीक है, ज़्यादा जूम कर दिया दोस्तों उसकी वजह से हो रहा है, कोई बात नहीं, वर्किंग कैपिटल ये दे रखा। ठीक है, अज्यूम डेट ऑल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर अज्यूम करना होगा कि जितने भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो सारी हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, एंड इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। जो भी हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी, अब क्योंकि पहली चीज़ हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के चल रही है, ठीक है, अब इसके अलावा जितना भी हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितनी भी इंटरेस्ट आएगी उसको हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड से लेस करके चल देना है। एंड इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कवर होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में। ठीक है, एंड आप सभी का थैंक यू, आप हमारे साथ बैठे हुए थे इस वीडियो में एंड तक। अगर आप एंड तक बैठे हो तो कमेंट में थम्स अप कर दो, अगर आप बैठे हुए हो तो। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लास लेनी है तो आप स्ट्रेफ एक्सरसाइज का बैच डाउनलोड कीजिए। अभी तो खैर आपका साल के एंडिंग पेपर्स आने वाले हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, कोई दोस्त है जो कि आपसे 1 साल जूनियर है, तो या फिर कोई और क्लास में पढ़ता है, तो उसको रेफ़र कीजिए, हमारे साथ पढ़िए। स्टडी फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपके साथ लाइव क्लासेस होगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपके साथ 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, आपके सारे ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर होंगे और सबसे मिनिमल फीस पे आपको पढ़ाया जाएगा। और सबसे मेरा फेवरेट डायलॉग, मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊँगा जिस तरीके से आपको समझ में आता है। अभी मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, आप आइए क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको वैसे पढ़ाया जाएगा जैसे आपको समझ में आता है। ठीक है, मार्क्स आपके इम्प्रूव होंगे, ये गारंटेड है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई एआई कोर्स सीखना हो या एक्सेल वगैरह का कोर्स सीखना हो तो वो भी स्टडी फर्स्ट एक्सेस पे अवेलेबल है। आप बस एक बार वेबसाइट विजिट कीजिए या स्टडी फर्स्ट एक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट 1 शॉट में, जो कि होगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, तब तक ले टाटा, बाय बाय, टेक केयर।